हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और यह फॉर्म्ड कैसे होता है। मेटालिक मिनरल्स के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स को भी जानेंगे, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स को भी। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और अपना लास्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो मिनरल्स है यह एक होमोजेनियस सब्सटेंस है। यानी कि होमोजेनियस सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है और ये नेचुरली ऑकरिंग होता है और डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कैसा चीज है और क्या है। और मिनरल एग्जिस्ट करता है मैनी फॉर्म्स में। पहला तो करता है हार्डेस्ट और दूसरा करता है सॉफ्टेस्ट। हार्डेस्ट में आपका डायमंड आ गया और सॉफ्टेस्ट में आपका आ गया टाइल्स। और 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। यही नहीं बल्कि मिनरल जो है आपका डिपेंड करेगा फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर, और ज्यादातर मिनरल्स हमें रॉक से ही मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मिनरल्स के बारे में स्टडीज कौन करता है, तो इसको स्टडीज किया जाता है जियोलॉजिस्ट लोग के द्वारा। रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो हमारा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है मेनली ऑकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड सर्वाइसेस। अब ये क्रैक्स और सर्वाइसेस क्या होते हैं, यानी कि जब पहाड़ों के बीच में से लावा निकल रहा होता है और बीच में से थोड़े बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे क्रैक्स मिलते हैं पत्थरों के बीच में, उसे क्रैक्स बोला जाता है। और जहाँ पर से लावा थोड़ा सा ज्यादा क्रैक्स के कंपेयर में, जहाँ पर थोड़ा सा लावा ज्यादा निकल रहा होता है, उसे सर्वाइसेस बोले जाते हैं। यानी कि जहाँ पर छोटा सा क्रैक्स है उसे क्रैक्स बोलेंगे, और क्रैक्स के कंपेयर में जहाँ पर क्रैक थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पर सर्वाइसेस बोला जाता है। जो मैग्मा है ये क्रैक्स और सर्वाइसेस के बीच में फंस जाता है, और ये कूल डाउन होते वक्त वो एक इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के तौर पर बदल जाता है। और जहाँ पर ज्यादा लावा फंस जाता है तो उसको लोड्स बोला जाता है, और जहाँ पर कम लावा फंस कर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको विंस बोला जाता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का रॉक फॉर्मेशन मोस्ट केसेस में देखा गया है कि जो मिनरल्स है लिक्विड या मोल्टन के फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में जब अपवर्ड थ्रू कैविटीज आता है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, तब भी यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का। और जो आपका मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद मेटालिक मिनरल्स आपको देता है जैसे कि टीन, कॉपर, जिंक और लेड। और जो ऑप्टेंड होता है यह विंस और लोड से भी ऑप्टेंड किया जाता है। और जो मिनरल है वह सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ गिने चुने मिनरल्स ही पाए जाते हैं, ऑकर होते हैं बेड्स और लेयर में, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एक्युमुलेशन। यानी कि इसका फॉर्मेशन डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन मतलब कलेक्ट होकर होता है। लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे फॉर्म कोल एंड आयरन। और सेडिमेंट्री के कुछ अनदर ग्रुप्स भी हैं जैसे जिप्सम, पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। दे आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन। और मिनरल्स का फॉर्मेशन एक तरीके से और किया जाता है जो कि है रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल, और इसी वाले प्रोसेस में आपका बॉक्साइड भी फॉर्म्ड होता है। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज ए एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ इट। द डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर ऑफ डिपॉजिट। यानी कि कुछ ऐसे भी मिनरल हैं जो फॉर्मेशन होते हैं एलुवियल का डिपॉजिट होकर सैंड्स ऑफ वैली पर और फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स पर, और इसको प्लेजर ऑफ डिपॉजिट भी बोला जाता है। और जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वो पानी से कोरोड नहीं हुए होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम। अब यह भी जान लेते हैं कि ओशियन वाटर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। यानी कि ओशियन वाटर में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ दिस आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट। यानी कि ओशियन वाटर में से हमें मिनरल निकालने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं को झेलना पड़ता है, जैसे कि आपका हो गया कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। ये सब ओशियन वाटर में से निकाला जाता है। जितना भी आपने फॉर्मेशन पढ़ा है, आइए इसको सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ।
Minerals generally occurs in this form: igneous rocks, metamorphic, sedimentary, weathering and erosion, alluvial deposit on the sand floor, ocean water. तो इन्हीं सबसे मिनरल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अपनी अगली टॉपिक है रेड होल माइनिंग। इंडिया में जो मिनरल्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह नेशनलाइज है, यानी कि राष्ट्रीयकरण है। नो वन कैन माइन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में कोई भी माइन नहीं कर सकता बिना सरकार के परमिशन के। बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिनरल्स आर owned by इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो मिनरल जो है यह इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के द्वारा निकाला जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोल। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल बाय फैमिली मेंबर। दिस इज कॉल्ड रेड होल माइनिंग। यानी कि जो कोल माइनिंग है वह जोआई एंड चेरापूंजी में करते हैं, लेकिन घर के लोग ही मिलकर करते हैं। क्या करते हैं कि एक बड़ा सा लॉन्ग टनल बनाते हैं और इसी में माइनिंग करते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं रेड होल माइनिंग। एक बात और बता दें कि दिस इज इलीगल एंड बैन बाय द एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है मैंने बताया। मिनरल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मेटालिक, नॉन मेटालिक, इनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक क्या होता है? जिसके पास मेटल्स के एलिमेंट हो। नॉन मेटालिक क्या होता है? जिसके पास मेटल्स के एलिमेंट ना हो। एनर्जी मिनरल्स ऐसा मिनरल जिसे हमें यूज करने के बाद हमें कुछ एनर्जी मिले। यहाँ पर मेटालिक को भी फर्दर डिवाइड किया गया है: फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। फेरस क्या होता है? ऐसे मिनरल जिसके पास आयरन हो, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट। और नॉन फेरस क्या होता है? जिसके पास आयरन ना हो, जैसे कि कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइड। प्रीसियस क्या होता है? ऐसे मेटल जिसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अब जानते हैं नॉन मेटालिक, जैसे कि माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, तो अब जानते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स में आयरन ओर के बारे में। आयरन का मतलब होता है लोहा, ओर का मतलब आइए जानते हैं। ओर इज द रॉक फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ऐसा रॉक्स जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालते हैं, इसी को हम ओर बोलते हैं। आइए आयरन ओर के बारे में जानते हैं। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आयरन ओर को एक बेसिक मिनरल्स माना जाता है और इसे बैकबोन भी माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। यानी कि जो अपना इंडिया है ये रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर में। यहाँ पर भी आयरन ओर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है मैग्नीटाइट, दूसरा है हेमाटाइट। मैग्नीटाइट में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, 70% से भी ज्यादा होता है। यह फाइनेस्ट आयरन ओर है। इट हैज वेरी एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, यानी कि इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मैग्नीटाइट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन कंटेंट नॉट मोर देन मैग्नीटाइट। यानी कि जितना आयरन कंटेंट मैग्नीटाइट में पाया जाता है उतना कंटेंट हेमाटाइट में नहीं पाया जाता। उसमें 50 से 60% ही आयरन पाया जाता है। और हेमाटाइट का अच्छी मात्रा में यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब बात करते हैं मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। ओडिशा, झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बिल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, तो बात करते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट में। हेमाटाइट ओर इज फाउंड इन द बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड द केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि हेमाटाइट ओर पाया जाता है बादाम पहाड़ माइंस पे, जो कि पड़ता है मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। और वही हेमाटाइट आयरन ओर को माइन किया जाता है गोवा एंड नोमुन में, जो कि पड़ता है झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में सिंहभूम में पड़ता है। अब बात करते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में, जो कि लाई करता है छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। यहाँ पर भी हेमाटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। हेमाटाइट्स यहाँ पर भी पाया जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पे, जो कि फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स है, वहीं पर पाया जाता है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ से जो आयरन ओर को माइंस किया जाता है फिर उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया में। किसके जरिए? विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए। यानी कि जापान एंड साउथ कोरिया में भेजा जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा।
अब जान लेते हैं बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कामंगलुरु तुमो के बारे में, जो कि पड़ता है कर्नाटका में। हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, जिसके पास आयरन ओर के पूरे भंडार हैं। इसी कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में, जहां से मिनरल्स को 100% एक्सपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा पोर्ट नियर मैंगलोर। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में। लो क्वालिटी ऑफ आयरन इज फाउंड, यानी कि यहाँ पर लो क्वालिटी का आयरन मिलता है। आयरन और आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पे आयरन और पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र के जिले रत्नागिरी में भी पाया जाता है। आयरन और आर एक्सपोर्टेड थ्रू द मारमगांव पोर्ट, यानी कि यहाँ से आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा? मारमगांव पोर्ट के द्वारा। अब जानते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि मैंगनीज का यूज किया जाता है स्टील बनाने के लिए। 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील, यानी कि 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। और मैंगनीज का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल कॉपर के बारे में। कॉपर मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। कॉपर का मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में। अब जान लेते हैं कहाँ पर इसकी माइनिंग या पाया जाता है। खेतरी माइंस इन राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, यानी कि झारखंड के जिले सिंहभूम में यहाँ पर कॉपर का बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसिंग की जाती है। अब बात करते हैं नॉन फेरस बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट कंटेन करता है एल्यूमिनियम, जो कि क्ले लाइक सब्सटेंस आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना के बाद यहाँ से ऑब्टेन किया गया एल्यूमिनियम को। बॉक्साइट एक एक्सट्रीम लाइटनेस, यानी कि बहुत हल्का है। बॉक्साइट की गुड कंडक्टिविटी भी है एंड वही नहीं बल्कि बॉक्साइट एक ग्रेट मेलिबिलिटी को भी दर्शाता है। अब जानते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो अमरकंटक प्लेट्यू पे पाया जाता है, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर कटनी एंड ओडिशा में। तो ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप, यानी कि माइका बना हुआ है सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप से। इट स्प्लिट इनटू थिन शीट, जिसको आप पतले पतले शीट में स्प्लिट कर सकते हैं। Mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले सबसे इंडिस्पेंसिबल मिनरल में से एक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि जरूरतों में से एक है। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, यानी कि माइका हाई वोल्टेज को भी झेल सकता है। अब बात करते हैं माइका के लोकेशन के बारे में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्स ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि कोडरमा गया हजारीबाग बेल जो राजस्थान में है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? माइका का। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, यानी कि राजस्थान में अजमेर के आसपास ही वहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसिंग की जाती है माइका की। एक लोकेशन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्लोर माइका बेल्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन कैन बी फाउंड इन रॉक्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि जो लाइमस्टोन है वह रॉक्स में ही मिलता है, लेकिन ऐसे वैसे रॉक्स नहीं। ऐसा रॉक्स जो कंटेन करता हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसी में से लाइमस्टोन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को एक बेसिक रॉ मटेरियल माना जाता है। और एक बात और बता दूं, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्ट फर्नेस टू स्मेल्टिंग आयरन ओर। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स, यानी कि हम सब लोग मिनरल्स को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं। रैपिडली का मतलब बहुत तेज होता है। दैट रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है मिनरल्स को क्रिएट होने में। मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी मिनरल्स का फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेज है ये फाइनाइट यानी कि लिमिटेड है और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि फिर से यह बन नहीं सकता। बन सकता है लेकिन मिलियन ऑफ ईयर टाइम लेता है, ये आपको पता है। वाइड डिप्लीशन ऑफ मिनरल टेकिंग प्लेस, यह जानेंगे कि मिनरल्स की कमी क्यों हो रही है। आइए जानते हैं। हम लोग लगातार ओर्स को निकाले जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि जो मिनरल की कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। और क्या कर रहे हैं कि जब मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो हम बहुत गहराई से निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि डिक्रीज इन क्वालिटी हो जाती है मिनरल्स की। सिंपल सी बात बताए तो मिनरल की जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो हमें सही करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, आइए जानते हैं।
क्या करेंगे कि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी करके, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल करके, स्क्रैप मेटल करके। अगर ये सब करते हैं तो डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी रिसोर्सेज पे। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि कुकिंग करने के लिए, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स, टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। और एनर्जी का क्लासिफिकेशन किया गया है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल रिसोर्सेज का मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि फिर से ना बन पाए, जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब कि जो रिन्यूएबल हो, जैसे कि सोलर, वाइंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। जानते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल के बारे में। कोल पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। कोल इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, यानी कि कोल का यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री। और कोयला का फॉर्मेशन होता है पौधों के दबाव से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। यही नहीं बल्कि कोल के वेराइटीज भी हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो सबको एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं पीट के बारे में। पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्वयम्स में प्लांट का सड़कर, स्वयम्स मतलब दलदलों में, जिसके पास लो कार्बन कंटेंट एंड लो हीटिंग होती है और उसके पास हाई मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। अब जानते हैं लिग्नाइट के बारे में। यह लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट भी है, उसके पास हाई मॉइस्चर कंटेंट भी है और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंपॉर्टेंट लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवली इन तमिलनाडु। अब बिटुमिनस के बारे में। बिटुमिनस एक मोस्ट पॉपुलर कोयला है जिसका यूज किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए। और हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज आइडियल फॉर यूज इन द मेटलर्जिकल। मेटलर्जिकल का मतलब मेटल वर्किंग, और इसको पाया जाता है ग्रेटर डेप्थ, यानी कि बहुत गहराई में पाया जाता है। लगे हाथ एंथ्रासाइट के बारे में भी जानते हैं। दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। कोल में गोंडवाना डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। गोंडवाना डिपॉजिट की एज 200 मिलियन से भी ज्यादा है, जहां से 98% कोयला को रिजर्व किया जाता है। गोंडवाना डिपॉजिट में फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होता है, जिसके पास कंटेंट होता है सल्फर एंड फास्फोरस। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर का मतलब कि उसके पास मॉइस्चर नहीं रहता है। मेजर कोल फील्ड्स के बारे में जानते हैं। रिवर वैली पे देखा जाए तो दामोदर और महानदी। मेजर स्टेट पे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, यह इंडिया का 4/5 हिस्सा कोयला रिजर्व करता है। टर्जरी डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड एज, जिसके पास हायर मॉइस्चर है और मोर सल्फर है। इसके मेजर डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, कश्मीर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल होता है, मतलब कि जिसको पत्थरों के बीच में से निकाला गया हो वही तो अपना पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी जाना जाता है। अगर लिक्विड पेट्रोलियम के फॉर्म में हो तो इसे क्रूड ऑयल बोला जाता है। वही अगर पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में हो तो इसे नेचुरल गैस बोला जाता है। अगर यही पेट्रोलियम सॉलिड के फॉर्म में हो तो एस्फाल्ट, तार, पिच, बिटुमेन बोला जाता है। लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम की बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाती है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। डिगबोई, नहरकात्या एंड द मोरन डिब्रूगंज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट। अब जानते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस के बारे में। फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट, यानी कि जहां पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट होगा वहीं पर पहले नेचुरल गैस मिलेगा, उसके बाद पेट्रोलियम मिलेगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए। अगर यही गैस डोमेस्टिक में यूज किया जाए तो इसको पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी बोला जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल में यूज किया जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बोला जाएगा। नेचुरल गैस यूजेस के बारे में जानते हैं। फॉर हीटिंग पर्पस इन इंडस्ट्रीज, यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नेचुरल गैस का फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इसका एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है, जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। अब इसकी लोकेशन जानते हैं। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन, वेस्ट कोस्ट ऑफ रिजर्व्स ऑफ द मुंबई हाई एंड एलाइट फील्ड्स, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार। और हाँ, आल्सो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के पाइपलाइन के बारे में जानते हैं अब। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी कि HVJ कंस्ट्रक्टेड बाय GAIL इंडिया
जिसको लिंक्स किया गया है मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड विद द फर्टिलाइजर्स पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका ऑपरेट किया जाता है मैनी थिंग्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है दो तरीके से, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर। पहले जानते हैं हाइड्रो पावर के बारे में कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक डैम्स में वाटर को स्टोर किया जाता है, उसके बाद बहुत तेजी से पानी को छोड़ा जाता है टरबाइन पर और यह टरबाइन घूमने लगता है जिससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब जानते हैं थर्मल पावर के बारे में। इसमें क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जलाया जाता है, उसके बाद जो एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। जानते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सोलर एनर्जी के बारे में। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री क्योंकि इंडिया रिसीव करता है लॉट ऑफ रेस ऑफ द सनलाइट। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फोटोवोल्टाइक एक सेल है, सेल की टेक्नोलॉजी है जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एरिया, यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो पॉपुलर होता जा रहा है गांव के इलाकों में। अब जानते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स वाइंड पावर के बारे में। इसमें लार्जेस्ट वाइंड फार्म लोकेटेड है तमिलनाडु में, नगर कॉइल से लेकर मदुराई तक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट वाइंड फार्म्स। नगर कॉइल और जैसलमेर में इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि यह इफेक्टिव यूज ऑफ वाइंड एनर्जी को दर्शाता है। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्स में बायोगैस के बारे में बात करते हैं। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। श्रब्स यानी कि स्मॉल प्लांट, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट का यूज किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज यानी कि गांव के इलाकों में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस बायोगैस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाकर बायोगैस बनाया जाता है और बायोगैस की थर्मल इफिशिएंसी ज्यादा होती है कंपेयर एज ए केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। और बायोगैस का सेटअप किया जाता है म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल पर भी। बात करते हैं बायोगैस गोबर प्लांट्स के बारे में। ऐसे प्लांट जो यूज करते हैं कैटल डंग, इसको हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। और यह फार्मर को दो तरीके से बेनिफिट करता है, एनर्जी देकर और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर कर। बायोगैस का एफिशिएंसी ज्यादा है कैटल डंग यूज करने का। टाइडल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, गंगेटिक डेल्टास इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। जियोथर्मल के बारे में जानते हैं अब। जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि जियोथर्मल एनर्जी रेफर करती है हीट को और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जब अर्थ से हीट निकल रही होती है तो इसी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। अर्थ गेट्स हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि जितनी ही गहराई में जाएंगे अर्थ उतना ही ज्यादा गर्म मिलेगा आपको। मतलब कि सिंपल सी बात है, जहां से गर्म निकल रही होती है तो वहां से स्टीम तो निकलेगी ही निकलेगी। तो स्टीम का यूज करके टरबाइन को घुमाया जाता है प्रेशर लगाकर, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में, जिसको ऑब्टेन किया जाता है अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। इसका भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम एंड थोरियम, झारखंड एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। मोनाजाइट सेंट्स जो कि है केरला में, जो कि रिच है थोरियम में। नाउ लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि सस्टेनेबल का यूज करिए और प्रमोट करिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। हमें एनर्जी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट कैन वी डू? तो हम यूज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, हम यूज कर सकते हैं एनर्जी सेविंग डिवाइस को, हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दें जब हम यूज नहीं कर रहे हो, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी की बचाव कर सकते हैं। नाउ चैप्टर एंड। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड।